हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अर्थनीति क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी भी पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 11 ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर रिटर्न्स टू स्केल की। देखिए, रिटर्न्स टू स्केल समझने से पहले हम चेंज इन स्केल और फैक्टर प्रोपोर्शंस के बीच में डिफरेंस समझेंगे। देखिए, जब हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन किया था, हमने वहां पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ा था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो है वो ये कहता था कि जैसे जैसे आपका एक फैक्टर कांस्टेंट होता है और एक फैक्टर वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, आपको रिटर्न्स में थोड़ा चेंज मिलेगा। उसी को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते थे। ठीक है, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखो किसकी वजह से आ रहा है कि भाई एक फैक्टर मेरा फिक्स्ड है, एक मेरा वेरिएबल है, तो इन दोनों का प्रोपोर्शन क्या होगा? चेंज होता जाएगा। पहले 1/1 है, फिर वेरिएबल फैक्टर तो बढ़ेगा, फिक्स उतना ही रहेगा 1, तो 1/3, 1/4। तो देखिए यहां पर फैक्टर्स के प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है और यही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का सब्जेक्ट मैटर बनता है। लेकिन जब दोनों फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, तब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि फैक्टर्स में चेंज तो आता है। ऑब्वियसली वेरिएबल फैक्टर 1, वेरिएबल फैक्टर 2, इन दोनों में चेंज आएगा, लेकिन इनके रेशियो में चेंज नहीं आएगा। और यही कांस्टेंट रेशियो जो है वो दिखाता है हमको चेंज इन स्केल को। तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन स्केल या रिटर्न्स टू स्केल ये एक्सप्लेन करता है कि हमारे आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स इन गिवन प्रपोर्शन। यानी कि हमारे फैक्टर्स के अंदर कितना चेंज आ रहा है, उसकी वजह से हमारे आउटपुट में कितना चेंज आएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे फैक्टर्स में जो चेंज आया है वो उसका प्रपोर्शन जो है वो गिवन या कांस्टेंट होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए, रिटर्न्स टू स्केल समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि चेंज इन स्केल और चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन डायग्राम में हमको कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर हम आइसोकोन मैप्स के साथ शो कर सकते हैं, जहां पर एक्स एक्सिस तो शो कर रहा है लेबर को और वाई एक्सिस शो कर रहा है कैपिटल को। अब देखिए, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है एस टी, स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो ये एस टी लाइन क्या शो करती है कि हमारा कैपिटल जो है ओ एस पर फिक्स्ड है। तो आप जैसे जैसे राइट साइड के अंदर मूव करते जाएंगे, आपका एक ही फैक्टर बढ़ रहा है, लेबर, और लेबर बढ़ने की वजह से जो आपके आउटपुट में चेंज आ रहा है, ये शो करता है कि हमारे प्रपोर्शन जो है फैक्टर्स के वो चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं जीएच लाइन ड्रॉ कर दूं, तो यहां पर देखिए मेरा लेबर हो गया कांस्टेंट और कैपिटल इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, आपका कैपिटल इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा। तो यहां पर भी देखिए फैक्टर्स के प्रपोर्शन में चेंज आ रहा है। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर है। अब देखिए, चेंज इन स्केल समझाने के लिए मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ओपी। ओपी जो है वो ओरिजिन से ड्रॉ की है और एक हर पॉइंट पर ओपी लाइन पर हर एक पॉइंट पर हमारे फैक्टर्स का कुछ रेशियो है। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर्स जो हैं दोनों चेंज हो रहे हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ फैक्टर्स का एक रेशियो है। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके प्रोपोर्शंस जो हैं वो सेम हैं। यानी कि सेम प्रोपोर्शन, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमको चेंज इन स्केल को शो करके देती है। अब चाहे आप लाइन ओ आर ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप लाइन ओ क्यू ड्रॉ कर लीजिए, इन सब पे देखिए प्रोपोर्शंस तो अलग अलग होंगे, लेकिन इन सारी लाइंस पे प्रोपोर्शन में जो हैं वो सेम ही रहेगा। अगर ओपी के ऊपर हमारे फैक्टर के प्रोपोर्शन का चेंज 1/2 है, तो हर पॉइंट पे 1/2 ही रहेगा। ओ आर पे अगर 1/3 है, तो ये 1/3 ही रहेगा। ओ क्यू पे अगर ये 2/3 है, तो ये 2/3 ही रहेगा हर पॉइंट पे। आई होप आपको यहां तक बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ये चेंज जो है चेंज इन स्केल रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमने ओरिजिन से लाइंस ड्रॉ की है वो शो करती है हमको कि हमारे चेंज इन स्केल क्या है। और कहीं पर भी वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लेके हमने स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू अदर एक्सिस ड्रॉ कर दी है, तो वो हमको चेंज इन फैक्टर प्रोपोर्शन शो करता है। आई होप आपको यहां तक बात क्लियर है।
अब देखिए आगे रिटर्न्स टू स्केल जब आपको समझ आ गया है तो रिटर्न्स टू स्केल के अंदर भी हमको 3 तरह की स्केल्स देखने को मिलती है, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब देखिए अगर सारे फैक्टर्स जो हैं हमने एक प्रोपोर्शन में चेंज किए, उसकी वजह से हमारे आउटपुट में भी उतना ही चेंज आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जैसे मान लीजिए मैंने 20% इनपुट्स में चेंज किया, तो आउटपुट में भी मेरे 20% का चेंज आएगा। इसको हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। अब अगर बात हम डायग्राम की करें तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के अंदर अगर आउटपुट जो है वो कैसे दिख रहा है, आइसोक्वांट्स के थ्रू हम शो कर रहे हैं। ये देखिए Q1, Q2, Q3 और Q4 से हम शो कर रहे हैं। तो अब जितनी भी स्ट्रेट लाइंस हमने ड्रॉ की है, इसके अंदर आपके आइसोक्वांट्स का गैप जो होगा वो एकदम बराबर होगा। जैसे OP के ऊपर देखिए OA जो है वो AB के बराबर है, AB BC के बराबर है और BC CD के बराबर है, यानी कि इन सब का गैप बराबर है। तो ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरीके से OR पे देख लीजिए, OA dash is equal to A dash B dash is equal to B dash C dash is equal to C dash D dash। ठीक है, तो यहां पर भी सबके गैप्स इक्वल हैं, तो ये भी OR लाइन भी हमको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल रिप्रेजेंट करके दे रही है। उसी तरीके से OQ पे देख लीजिए, A double dash is equal to A double dash B double dash is equal to B double dash C double dash और ये भी इक्वल है C double dash D double dash के। तो OQ लाइन के ऊपर भी अगर गैप बराबर है तो ये भी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को ही रिप्रेजेंट करके देगी। ठीक है, यानी कि जब आइसोक्वांट्स के बीच में गैप बराबर होगा तो हमको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिलेगा। आई होप आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर है। अब देखिए कुछ इकोनॉमिस्ट में एक डिबेट चल रहा है। कुछ इकोनॉमिस्ट जैसे रॉबिन्सन, कैल्डर, लर्नर और नाइट हैं। इन लोगों का मानना ये है कि अगर हमारे फैक्टर्स परफेक्टली डिविजिबल हैं, फैक्टर्स अगर मेरे परफेक्टली डिविजिबल हैं तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलने से मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, इनका मानना ये था कि अगर हमारे फैक्टर्स अच्छी तरीके से इजीली डिवाइड हो सकते हैं तो हमें हमेशा ही कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इन्होंने एक और बात की। इन्होंने ये कहा कि ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हमको फैक्टर्स परफेक्टली डिविजिबल मिले। इसका पहला कारण तो ये हो गया कि भाई कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड या स्केर्स होते हैं, तो इनको दूसरा फैक्टर जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है उसके प्रोपोर्शन में थोड़े ना इतना इंक्रीज कर पाएंगे। तो कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, लिमिटेड या स्केर्स होते हैं, तो उनको बढ़ा पाना इतना पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीजन इसका ये हुआ कि कुछ फैक्टर्स इनडिविजिबल होते हैं। इनडिविजिबल होने की वजह से क्या होता है, अगर मैं स्मॉल स्केल पे काम करूं या लार्ज स्केल पे काम करूं, मुझे उसी फैक्टर को यूज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं स्मॉल से लार्ज की तरफ एक्सपैंड करती जाऊंगी, मेरा आउटपुट, मेरी जो क्या कहते हैं कैपेसिटी बढ़ेगी। कैपेसिटी बढ़ेगी तो आउटपुट की कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी। आउटपुट की कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम आएगी और इसकी वजह से क्या होगा, हमको इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखने को मिलेगा और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से हमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर है कि भाई रॉबिन्सन, कैल्डर, लर्नर और नाइट का ये कहना था कि अगर कोई भी फैक्टर परफेक्टली डिविजिबल होते हैं तो हमको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी फैक्टर परफेक्टली डिविजिबल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि फैक्टर्स एक तो लिमिटेड या स्केर्स होते हैं तो उनको उस क्वांटिटी में बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, और दूसरा फैक्टर्स आपके इनडिविजिबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो चैम्बरलिन है, इन्होंने क्या कहा, इनका कहना ये था कि भाई सिंपल सी बात है
कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल तो हमें कभी देखने को मिलेगा ही नहीं, चाहे फैक्टर्स परफेक्टली डिविजिबल हो ही, हमको देखने को कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण इन्होंने दिया कि जितना फैक्टर अगर हमें चाहिए उतना भी अवेलेबल है तो भी हमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे एक तो हमको स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर मिलने लगता है। मतलब लेबर जो है जैसे जैसे हम स्केल बढ़ाते जाएंगे हम उस लेबर से वही काम करवाएंगे जिसमें वो परफेक्ट है, तो उससे अपने आप ही मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो मुझे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और दूसरा इनका कहना था कि जैसे जैसे आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आप सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे या लेके आ पाएंगे अपने बिजनेस के अंदर या अपने प्रोडक्शन के अंदर। तो चैम्बरलिन कहते थे कि अगर जैसे जैसे आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, इवन अगर आपके फैक्टर्स परफेक्टली डिविजिबल हैं तो भी आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलेगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल नहीं मिलेगा। इसका कारण क्या बताया? पहला तो जैसे जैसे आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं आपके लेबर में स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, और दूसरा स्केल ऑफ प्रोडक्शन इम्प्रूव होने की वजह से हम सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी मशीनरी ये सब यूज कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ही देखने को मिलेगा। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर है। अब देखिए लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। देखिए मैथमेटिक्स टर्म में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन या फिर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फर्स्ट डिग्रीज को कहा जाता है। ये बताता है कि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है अगर गिवन प्रोपोर्शन में इंक्रीज किए जाते हैं तो आउटपुट भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं हम। यहाँ एम क्यू, मान लीजिए Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L एंड K है, तो अगर मैं L और K को M रेशियो से बढ़ा रही हूँ, M प्रपोर्शन से बढ़ा रही हूँ, तो मेरा आउटपुट भी M प्रपोर्शन से बढ़ेगा। अब देखिए होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारा कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप आपने कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेटेड वीडियोस आपने देख ली होगी, तो और अगर नहीं भी देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हैं। तो कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमारा कैसा दिखता है? a इंटू एल की पावर एल्फा k की पावर 1 माइनस एल्फा। अब मान लीजिए लेबर और कैपिटल को मैं m प्रपोर्शन से इंक्रीज कर रही हूँ, तो इंक्रीज कर रही हूँ तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो मान लेते हैं हम G आएगा। तो G है M L एल्फा M K 1 माइनस एल्फा। तो G क्या हो गया? A इंटू M एल्फा L एल्फा M की पावर 1 माइनस एल्फा K की पावर 1 माइनस एल्फा। ठीक है, अब ये M और M आपको साथ में दिख रहा है, तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो M A एल्फा प्लस 1 माइनस एल्फा L की पावर एल्फा K की पावर 1 माइनस एल्फा। ठीक है, तो G हमारा हो गया A इंटू M की पावर 1, क्योंकि माइनस एल्फा प्लस एल्फा कट गया, L की पावर एल्फा K की पावर 1 माइनस एल्फा। तो G कितना हो गया? M इंटू A L एल्फा K की पावर 1 माइनस एल्फा। देखिए ये क्यू नहीं है ना, तो G क्या हो गया? M इंटू क्यू। तो देख लीजिए ये वाली चीज हमारे पास आ गई है। तो हमारा कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को एग्जिबिट करता है, और लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ज्यादातर एम्पेरिकल स्टडीज के अंदर यूज किए जाते हैं। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर है। अब देखिए हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के बारे में 2 बार बात की थी। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इनपुट में ना प्रोपोर्शनेट इंक्रीज आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा या कुछ ज्यादा आउटपुट में इंक्रीज आता है। मान लीजिए इनपुट में मेरा 40% का इंक्रीज आया, तो आउटपुट में मेरा 45, 50, 70 ऐसे परसेंटेज में इंक्रीज आएगा। ठीक है,
अब इसको अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझना चाहूं तो देखो, आइसोक्वांट्स का गैप जो होगा हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के अंदर, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के अंदर वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। भाई इसका कारण क्या है, इसका सिंपल सा कारण ये है कि भाई आपको अगर 100% इंक्रीज अगर आपको अपने आउटपुट में चाहिए हर बार, तो आपको कम और कम इनपुट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, उससे आपको 100% इंक्रीज मिल जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ OA जो है AB से बड़ा है, AB जो है BC से बड़ा है, और BC जो है CD से बड़ा है। यानी कि आप जैसे जैसे अपने आइसोकोन्स ड्रॉ करते जाएंगे, इनके बीच में जो है वो गैप कम होता जाएगा। देखो CD का गैप जो है DE से ज्यादा है, उसी तरीके से आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे ये चीजें और ये गैप जो है और कम होता जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब देखिए, वैसे तो हमने चैम्बरलिन के क्रिटिसिज्म में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के बारे में हमने देख लिया था। हमने कैल्डर, रॉबिन्सन, नाइट, लर्नर, इन लोगों ने भी ये बताया था कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल डिविजिबिलिटी ना होने की वजह से भी हमको फैक्टर्स की मिलती है। लेकिन एक और रीजन जो है वो प्रोफेसर बॉमल ने दी है। बॉमल ने किससे समझाने की कोशिश की है, डायमेंशनल इकोनॉमिक्स से। देखते हैं ये क्या है, इसको एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। डायमेंशनल इकोनॉमिक्स में इन्होंने ये बोला कि आप एक ले लीजिए 1 फुट क्यूब का वुडन बॉक्स, ठीक है, 1 फुट क्यूब का वुडन बॉक्स, एक आप ले लीजिए 3 फुट क्यूब का वुडन बॉक्स, ठीक है। अब देखिए, इस 3 फुट क्यूब के अंदर 1 फुट क्यूब से 9 गुना ज्यादा वुड लगी है, लेकिन इस 9 गुना वुड के वजह से इस 3 फुट क्यूब के अंदर 27 टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गई है स्टोरेज की। तो इनपुट हो गया मेरा ये वुड, उसकी वजह से जो स्टोरेज कैपेसिटी आई वो हो गई ये 27। तो देखिए, 9 गुना ज्यादा वुड लगाने से अगर मुझे 27 गुना ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल को ही शो कर रहा है। और प्रोफेसर बॉमल का कहना यही था कि भाई एक फैक्ट्री अगर मैं लगाती हूं, मैं 2 फैक्ट्रीज लगाती हूं, तो ऑब्वियसली 2 फैक्ट्रीज में एक फैक्ट्री से ज्यादा इनपुट तो लगेगा, लेकिन 2 फैक्ट्रीज के अंदर एक फैक्ट्री के बनिस्बत जितना इनपुट आपने लगाया है उससे ज्यादा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ये प्रोफेसर बॉमल का कहना था। आई होप आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल यहां तक समझ आ गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देखिए, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब ये होता है कि जब आप इनपुट के अंदर कुछ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके आउटपुट में इंक्रीज थोड़ा कम आता है। मान लीजिए आपने इनपुट में 20% का इंक्रीज किया है, तो आउटपुट में आपका 18%, 15%, 10% इंक्रीज ही आया है, ठीक है। अब अगर मैं डायग्राम के रिस्पेक्ट में बात करूं, तो डायग्राम के रिस्पेक्ट में आपके आइसोक्वांट्स का गैप बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर मुझे 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बढ़ाने हैं, तो उसके लिए हर बार, जैसे मान लीजिए Q1 भी 100 है, Q2 200 है, Q3 300 है, Q4 400 है, तो 100 से 200 जाने के लिए मुझे जितना इनपुट बढ़ाना पड़ रहा है, उससे कहीं ज्यादा मुझे 200 से 300 पे आने पे बढ़ाना पड़ेगा, और उससे भी कहीं ज्यादा मुझे 300 से 400 पे आने पे बढ़ाना पड़ेगा अपना इनपुट, ठीक है। तो यानी कि हमारे आइसोक्वांट्स का गैप जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये शो करता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इसका रीजंस, कई सारे इकोनॉमिस्ट तो क्या कहते हैं कि भाई डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आता क्यों है। इसका एक रीजन तो ये कहते हैं कि भाई ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस किसका? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का कैसे बोल दिया भाई इन्होंने? इनका कहने का मतलब ये था कि भाई एक एंटरप्रेन्योर है ना,
लेकिन ये एंटरप्रेन्योर तो बार बार चेंज नहीं होगा। तो एंटरप्रेन्योर तो यहाँ पर है फिक्स्ड फैक्टर, और बाकी सारे वेरिएबल फैक्टर्स अगर हैं तो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शो करता है, और ये कॉम्बिनेशन की वजह से ही हमको धीरे धीरे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स मिलने लगते हैं। और कौन सा है ये डिमिनिशिंग फैक्टर? ये है हमारा एंटरप्रेन्योर। दूसरा केस ये है कि जैसे जैसे आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपको डिफिकल्टीज आती हैं मैनेजमेंट में, आपके कोऑर्डिनेशन में और कंट्रोल में, क्योंकि आप जैसे जैसे अपना बिजनेस बढ़ाते जाएंगे, एक दुकान तो आप संभाल सकते हो, 2 संभाल सकते हो, 3 फैक्ट्री संभाल सकते हो, एक ही अगर सिटी के अंदर वो है तो। लेकिन अगर 2-3 सिटीज में अपने अपना काम बढ़ा लिया है तो वहां पर मैनेजमेंट करना मुश्किल होगा, और इसी की वजह से आपको यहाँ पर डिक्रीजिंग रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर है, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। कल हम बात करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे रिटर्न्स टू स्केल एंड मार्जिनल रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर। देखिए, इसको पढ़ाने का मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज जैसे एग्जाम में इस पॉइंट को पूछा गया है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, विद डायग्राम, विथ फॉर्मूला, सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए इसको मैंने नेक्स्ट क्लास के लिए रखा है। तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।